आम आदमी पार्टी ने इस देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की है और वो है जनता के असल मुद्दों के ऊपर काम करना, है ना। ये बीजेपी वालों के पास बहुत पैसे हैं, बड़ा धनबल लगाते हैं, आपस में लोगों को लड़वाते भी हैं। फिर भी दिल्ली के लोग, जब भी दिल्ली विधानसभा के आप पिछले 2 चुनावों का खास तौर पे अब नतीजे उठाकर देखें तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इसमें सिर्फ चुनाव वाले दिनों में तैयारियां नहीं होती। तो सबसे पहला नारा लगाया था, बिजली के बिल हाफ करेंगे, पानी के बिल माफ करेंगे। आज पूरी दिल्ली इस चीज की गवाह है। जब आप जीत के आते हो उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो तैयारियों का नाम है काम, जनता के काम। और यही काम लोगों को चाहिए। लोगों को थोड़ी चाहिए कि आप बड़े बड़े जुमले छोड़ दो जी, भाइयों बहनों 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे और नोटबंदी करके जो पड़े वो भी निकलवा लो। लोगों को ये नहीं चाहिए कि हमें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सूचियां जारी कर दी हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, दिल्ली का चुनाव किस ओर रहने वाला है और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, और सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका क्या सटीक जवाब दिया जा रहा है। इसी पर तमाम जो मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए, उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तिलक नगर के विधायक, दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी सरदार जर्नैल सिंह ने। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। चुनाव आने वाला है, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, समय बहुत कम बचा है, सभी प्रत्याशियों पर ऐलान हो चुका है, आपको भी टिकट मिल गया है, तैयारियां क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इसमें सिर्फ चुनाव वाले दिनों में तैयारियां नहीं होती। जब आप जीत के आते हो उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो तैयारियों का नाम है काम, जनता के काम। तो हम कोई वो पार्टी नहीं है कि चुनाव से कुछ दिन पहले मैदान में आए और धन के, बल के और हर तरीके की गलत चीजें इस्तेमाल करके और हम चुनाव जीतने की कोशिश करें, नफरत बांटें और ये सब करें। आम आदमी पार्टी ने इस देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की है और वो है जनता के असल मुद्दों के ऊपर काम करना और उस कामों को दिखाकर फिर से जनता के बीच में जाकर उनसे वोट की अपील करना। पिछले 3 चुनाव लगातार हम जीते हैं और हर बारी पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जनता के काम ही है। हमारे पास तो और कुछ है नहीं, है ना। ये बीजेपी वालों के पास बहुत पैसे हैं, बड़ा धनबल लगाते हैं, आपस में लोगों को लड़वाते भी हैं। फिर भी दिल्ली के लोग, जब भी दिल्ली विधानसभा के आप पिछले 2 चुनावों का खास तौर पे अब नतीजे उठाकर देखें तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हमें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। और जो हमने वादे किए थे, मेरे को याद है, हमने जब 2013 में पहला चुनाव लड़ा था तो सबसे पहला नारा लगाया था, बिजली के बिल हाफ करेंगे, पानी के बिल माफ करेंगे। आज पूरी दिल्ली इस चीज की गवाह है और एक एक दिल्ली वाला इस चीज को अपना बिल दिखा के प्रमाणित करता है। सबको याद है 2013-14 की गर्मियां, जब 8-8, 10-10 घंटे बिजली के कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बहुत सारे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली जैसा शहर जहाँ बजट का, घर के बजट का, मंथली बजट का एक अहम हिस्सा बिजली के बिल में चला जाता था, वो 0 हो जाएगा। ये एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर सीएम का दिल्ली वालों को फायदा हुआ। हमने बोला था कि शिक्षा में काम करेंगे, तो आज दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वो इतने शानदार हो चुके हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकलवाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना, बिजली, पानी, ये तो बड़ी बेसिक जरूरतें थी। इसके ऊपर महंगाई से राहत दी है। आज दिल्ली की बसों के अंदर महिलाओं के किराए नहीं लगते, तो हर परिवार को मोटा मोटा कम से कम मैं मानूं तो 15 से लेकर 25,000 रुपए तक का फायदा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहुंचाया है। और यही काम लोगों को चाहिए। लोगों को थोड़ी चाहिए कि आप बड़े बड़े जुमले छोड़ दो जी, भाइयों बहनों 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे और नोटबंदी करके जो पड़े वो भी निकलवा लो। लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को ऐसे नेता ही पसंद है कि जो आपसे
वोट लेते समय वादे करें, सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करें, और उसी चीज का फल हर बारी दिल्ली के लोग हमें देते आप हैं। 3 बार एमएलए रहे तिलक नगर से, चौथी बार आपको टिकट मिला है। कहते हैं कि 5 साल रहने के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द होता है। आप तो 15 वर्ष से लगातार एमएलए, 10 साल से आपकी लगातार सरकार है। और अभी मैं तिलक नगर में घूम रहा था लोगों के बीच में, तो एक चीज बड़ी, एक कहते नहीं है डाउन टू अर्थ एक शब्द है इंग्लिश में, बड़ा सादगी, शालीनता। तो लोग बड़ा आपके बारे में अलग चीजें बता रहे थे, बिल्कुल सादगी में रहना, कभी बाइक से हमारे बीच में आ जाना, कभी पैदल मिल जाना किसी चौराहे पर, ना वो एमएलए वाला तमगा और ना वो पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष वाला, ये शालीनता, ये सब। देखिए, वे कुदरत हर व्यक्ति को स्वभाव देती है, सबको बुद्धि दे रखी है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होते हैं कि जब फल लगे तो पेड़ झुक जाता है। तो इन चीजों से मेरे को लगता है सीख लेनी चाहिए, और इन हम अगर कुछ हैं तो इन लोगों के ही बनाए हुए हैं, परमेश्वर की कृपा से इन लोगों ने हमको चुन के इस लायक बनाया। तो कोई भी ऐसा मतलब नहीं पैदा होता कि हम इन लोगों के आगे बड़े बन के दिखाएं अपने आप को, जिन्होंने आपको बनाया हो। और राजनीति हमारे लिए सेवा करने का जरिया है, और मेरी लगातार पिछले 3 टर्म से यही कोशिश है कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार के अंदर मैं एक ऐसा एहसास दे पाऊं कि एमएलए साहब वाला अब कोई काम नहीं है। एमएलए हमारा भाई है, एमएलए हमारा बेटा है, एमएलए हमारे परिवार का सदस्य है। तो ये कोशिश चलती रहती है। और एंटी इनकम्बेंसी तब पैदा होती है जब आपने किसी के एंटी काम किया हो, आपने किसी को परेशान किया हो, आपने किसी को नाराज किया हो, आपने किसी का नुकसान किया हो। तो हम तो जो पूरा जोर लगा के हमको चुनाव हरवाते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं, हमने तो कभी उनका भी चुनाव जीतने के बाद नुकसान करने की नहीं सोची। चुनाव जीत गए तो फिर हम सबके और सब हमारे, हम तो इस मेथड में काम करते हैं। और इसके साथ साथ एक अपनेपन के साथ साथ लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। तो तिलक नगर के अंदर पिछले इस सफर के दौरान जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो लोगों ने देखे हैं। मतलब बड़े बड़े कूड़े के जहां पहाड़ थे वहां हमने शानदार पार्क बनवा दिए। 10 सरकारी स्कूल हमारी विधानसभा के अंदर आते हैं, आज 10 के 10 स्कूल शानदार प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं, है ना। मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है। तो ये जो चीजें अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हुई है, ये लोगों का विश्वास इन्होंने मजबूत किया है। हर साल मतलब किसी ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहां आपने खुलवा दी, है ना कुछ नया लोगों को देखने को मिल रहा है। तो लोग तो खुश हो रहे हैं, मतलब एंटी इनकम्बेंसी की जगह एक अपनापन बढ़े जा रहा है। तो ये इस चीज की सबसे बड़ी वजह है। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिनकी मैं सेवा कर पा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग और बता रहे थे, हम भी देख रहे थे आपकी तस्वीरों में, हालांकि तस्वीरों में तो कुछ भी होता है, आप हंसते रहते हैं हमेशा, और लोगों से भी मिला तो कहते साडा विधायक तो हमेशा हंसता है। इस हंसी का राज क्या है? तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सदा मुस्कुराते ही बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो अपने आप को ही अच्छा लगता है। 2 ऑप्शन है, या खुश रहो या परेशान रहो। तो खुश रहो तो सबसे पहला फायदा तो अपना ही है ना, कोई नुकसान है ही नहीं। और सामने वाले को भी अच्छा लगता है, आपसे कोई काम करवाने आ रहा है तो अगर आप उसको, पंजाबी बोलते हैं खिड़े मत्थे मिल रहे हो, है ना, उसको तरीके से खुश होके मिल रहे हो और उसका काम कर रहे हो, तो वो जो आपने शब्द यूज किया था एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हुई, तो उसकी ये एक वजह है। कोई भी किसी के पास भी जा रहा है, किसी सरकारी अफसर के पास जाए, किसी प्राइवेट किसी काम से जाए, अपने रिश्तेदार के पास जाए, दोस्त के पास जाए, अगर कोई खुश मिजाजी से उसको अटेंड करता है तो सामने वाले का अपने आप उससे प्यार बढ़ता है, एक अपना रिश्ता बनता है, रिश्ता गहरा होता है। तो ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर की कृपा से हम हंस रहे हैं और लोगों को खुश करने का, लोगों की सेवा करने का जिम्मा हमें परमेश्वर ने सौंपा। सरदार जर्नैल सिंह एमएलए तो 3री बार बने थे, 4थी बार आपको टिकट मिला है, लेकिन उससे पहले भी आपका हमने संघर्ष देखा है। उस संघर्ष की कहानी क्या है? मुझे लगता है कि मेरा इसी शरीर में 3रा जन्म हो गया। मैं इसी एरिया में पढ़ा बड़ा, और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, जिसको हम लाल बिल्डिंग कहते हैं, वहां से 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मेरे को फिर कुछ पारिवारिक कारणों से काम पे लगना पड़ा, तो मैं वो एसी मैकेनिक का, मेरे को कहते थे लोग भी हाथ का हुनर सीख लो, हाथ का हुनर सीख लोगे तो फिर भूखे नहीं मरोगे। तो फिर उसके बाद मैं काम पे लग गया। 3 साल मैंने एसी का काम सीखा, तो लगभग 18 साल की उम्र तक मैं एक ट्रेंड मैकेनिक बन गया था। डिग्री नहीं थी पर मैं एसी बना लेता था 18 साल की उम्र में। और तब दिमाग में यही चलता था कि 300 से लेकर 800 तनख्वाह हुई इन 3 सालों के दौरान।
तो तब दिमाग में ये चलता था कि मेरे को पैसा कमाना है, मतलब मेरे को अपना बिजनेस करना है ना, ये सब चीजें करनी है। तो भगवान की कृपा से 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र आते आते मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया और मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट का हमारा काम था, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। शादी हो गई, घर बन गया, बच्चे हो गए। तो फिर मुझे लगता था कि यार मैंने जितना सोचा था वो सब तो हो गया, अब मैं आगे क्या सोचूं। तो हम एग्जीबिशन लगाने यूरोप गए थे, तो वहां से मेरे को भी कुछ प्रेरणा मिली कि यार यहाँ लोग कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। हमारे देश में तो एक आम आदमी की सोच ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, वो कमाते हैं 5 दिन और खर्च देते हैं। किसी को ये नहीं सोच कि मैं 4 रिश्तों के लिए जोड़ के चला जाऊं। तो यहाँ जैसे ही मैं आया, मेरे दिमाग में था कि अब मैं कुछ सामाजिक कुछ लोगों के लिए करूं। मैं तो जितना चाह रहा था भगवान ने मेरे को दिया। फिर जैसे ही मैं यहाँ आया तो हमारे घर के साथ तिहाड़ जेल है। अन्ना हजारे जी की जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, तो मैं वहां अपने आप ही पहुंच गया। वहां मेरे को मेरे जैसे सोचने वाले बहुत लोग मिले कि यहाँ जो भी व्यापारी है, खास तौर पे उस समय से सिस्टम का शोषित था एक आम आदमी। कोई सर्टिफिकेट बनवाने जा रहा है, उसको करप्शन फेस करना पड़ रहा है। कोई व्यापारी आदमी उसको चोर बना के रखा हुआ है। तो हमें भी कई बार बिजनेस करते हुए ये चीजों को फेस करना पड़ा। कोई मर्जी आ जाए, है ना, कुछ मर्जी बोल के आपसे शोषण कर जाए। तो मुझे लगा भी सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है, हमें आम लोगों को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे वहां लाखों लोग थे, हजारों लोग थे जो हर दिन अपने अपने घरों से मोमबत्तियां लेके अन्ना हजारे जी की सपोर्ट में आ जाते थे। तो वहां मैं गया तो मेरा संपर्क फिर जो आज के हमारे गुरु हैं, हमारे साथी है, इन सबसे हुआ। तो तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक संस्था उसमें से बन के निकली, तब पार्टी नहीं बनी थी। तो मैंने वो ज्वाइन की और घर घर में जाके प्रचार करना शुरू किया। थोड़ा एम्बैरसिंग होता था, लोग भी टोकते थे यार केड़े कम्मच पे गए हो करके, कि पॉलिटिक्स तो लोगों को लगता था ये तो बस कुछ लोगों का काम है। हालांकि तब ये क्लियर एक मूवमेंट थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे थे। तो वो सफर आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। जब आम आदमी पार्टी बनी तो तब ये हुआ कि अब यहाँ से उम्मीदवार कौन हो। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी उसमें दावेदारी पेश की। फिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की कसौटी पे खरा उतरना मुझे लगता है आज भी कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने तमाम किस्म के सर्वे कराए, लोगों से ओपिनियन लिया, इंटरव्यूज हुए। उसके बाद 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए। फिर 3 लोगों को अखबार में नाम दे दिया भी इनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज आपको लगता है, इनके कैरेक्टर पे कुछ आपको लगता है, कोई क्रिमिनल आपको इनकी एक्टिविटी के बारे में पता लगता है तो हम बताएं। तो ये सारी कसौटियों को पार करके हमें उम्मीदवार बनाया गया। और फिर 2013 का चुनाव हुआ तो यहाँ के लोगों ने मुझे विधायक के रूप में अपना सेवादार बनाया। तो ये कहने को तो कुछ मिनटों की बात थी, पर एक बहुत लंबी और गहरी कहानी है। वो किस दिन आप फुर्सत से उसको करेंगे। तो पहला इलेक्शन बहुत हमारे लिए इंस्पायरिंग था और पहली बार ये सारी चीजें हम देख रहे थे। मैं तो दिल्ली विधानसभा ही पहली बार जब गया तो एमएलए बन के ही गया था। तो वो बहुत सारी उसके अंदर स्टोरीज रही, किस तरीके से कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया। दिल्ली के अंदर 2 ही राजनीतिक पार्टियों का इसके पहले शासन रहा, या कांग्रेस का या बीजेपी का, और सपोर्टर भी दोनों पार्टियों के थे। और लोग आमतौर पे बात कहते थे भी भाई हम अंदर से तो चाहते हैं भाई सिस्टम में बदलाव हो, कि हमने दोनों को देख लिया है, पर कुछ ना कुछ किसी कमिटमेंट होती थी भी हम साथ नहीं आपके चल सकते। शुरू में ये बड़ा कॉमन डायलॉग था। तो पर फिर भी लोगों ने अंदर से सपोर्ट किया, जो खुल के आ सकते थे खुल के आए। और पहला इलेक्शन में बहुत लंबा कैंपेन चला। कई महीने पहले हमारे को उम्मीदवार बना दिया गया। घर घर में जाके हमने प्रचार किया, अपनी मूवमेंट के बारे में, अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। और अल्टीमेटली 8 दिसंबर 2013 का वो दिन था जिस दिन आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीती और पहली सरकार बनी। और लोगों ने फर्क देखा। मतलब आपको भी ये याद होगा, जब पहली सरकार बनी तो रातों रात बदलाव आ गया था। जब अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में शपथ ली कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, उसका असर लोगों ने देखा। पुलिस से लेके एमसीडी से लेके तमाम डिपार्टमेंट्स में रिश्वत बिल्कुल बंद हो गई। और उसके बाद फिर अगली सरकार बनी जब 70 में से 67 सीटें आई, अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तब से लेकर फिर 2020 में तीसरी बार सरकार बनी
तो दिल्ली के लोगों ने एक बदलाव देखा है, इस मेरे सफर के साथ साथ दिल्ली के लोगों ने बदलाव देखा है। तो मैंने तो पहले जब अपना बचपन यहाँ बिताया तो वो एक अलग जिंदगी थी, फिर वो बिजनेस वाली एक अलग जिंदगी थी, अब सोशल लाइफ की एक अलग जिंदगी है। तो जो जो दिमाग में सोचा परमात्मा सब करा रहा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं नेक इरादे से ये सब करता रहूं। आप 3 बार के विधायक हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। लगातार आपकी जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ता गया है। पहली बार आप विधायक बने, जीत हासिल मिली, लेकिन बड़ा मुकाम आपके लिए तो था ही, लेकिन राजनीति के लिहाज से वोट जो मार्जिन था वो बहुत कम था। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया ग्राफ। इस बार कितना बढ़ने की उम्मीद है? आपकी बात ठीक है। उम्मीद तो मैं है कि इलाके में लोग कहते हैं भाई इस बार तो हम 51,000 के मार्जिन का सगन डालेंगे, पर मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए जो भी हो, क्योंकि जब लोग आपका मार्जिन बढ़ाते हैं तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं भी इनकी ज्यादा, मेरी उम्मीद से ज्यादा मैं इनकी उम्मीद से ज्यादा मैं इनकी सेवा करूं। उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और बाकी हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि लोग अपनी तरफ से आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जब आप विधायक बने उससे पहले भी आपने उठाए। एक सबसे बड़ा जो इशू रहा है 1984 राइट्स का, उसको हम 1984 या कोई 84 का दंगा कहता था, कोई 84 के दंगे कहते थे, अलग अलग चीजें। आपने उसको विधानसभा में रखा और नरसिंहार उसको स्टार्ट करवाया। ये कितना लंबा सफर था आपके लिए, कितना बड़ा संघर्ष था विधानसभा में रखना पटल पर? जी, मुझे लगता है नवंबर 1984 में जो हुआ वो सिर्फ सिख कौम के लिए नहीं, उसने पूरी दुनिया में इंसानियत को शर्मसार किया है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके साथ ये हादसा हुआ। हमारे बहुत सारे परिवार हैं, उनके बच्चों के साथ मैं पढ़ा हूं, यही साथ में तिलक विहार कॉलोनी है, सबके दिलों से जुड़ा वो मामला है। और जब इसको दंगे कहते थे तो ऐसा लगता था कि जले पे नमक छिड़का जा रहा है। अभी दंगा तो वो होता है जहाँ दो गुट बैठ रहे हो, पर यहाँ तो हुआ कि एक एक परिवार के बीच में लोगों ने भीड़ झुंड के झुंड ने जाकर उनको कत्ल किया, है ना, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उनके घर जला दिए। तो दंगा ये किसी सूरत में भी नहीं था। तो मेरे को वो परिवार मिलते, मेरे को बच्चे मिलते कि अब हमारे भी इसमें से एक शख्स दिल्ली विधानसभा पहुंचा है, तो ये काम तो करवाओ जो आपके हाथ में है। तो मेरे को सेवा करने का मौका मिला और दिल्ली विधानसभा के अंदर हमने आधिकारिक तौर पर दंगा शब्द हटाकर इसको कत्लेआम शब्द इसमें ऐड करवाया। इसके साथ साथ उन परिवारों की रिहेबिलिटेशन के लिए हमसे जो बन पाया किया। हमने 400 यूनिट उनकी बिजली निःशुल्क की। वहां कॉलोनी में पहले बिजली काट दी जाती थी, मीटर उनके लगे नहीं हुए थे, कॉलोनी वाले पूरा पूरा दिन आके प्रोटेस्ट करते थे कांग्रेस की सरकार में। तो उनको हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की और 400 यूनिट बिजली निःशुल्क की। वहाँ उनके मकानों की मरम्मत से लेके, कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए गेट लगाने से लेकर, कैमरे लगाने से लेकर, वहाँ की जितनी भी बुनियादी जरूरतों से लेकर, वहाँ जिस पार्क की मैंने बात की वो बनवाया। अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे काम चल रहा है। तो ये सारे काम करने का मेरे को मौका मिला और मुझे लगता है कि जो इंसाफ वाला मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। वो हमेशा हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है, अगर उन कातिलों के जिंदा रहते उनको सजा नहीं मिली और वो अपनी कहीं नेचुरल डेथ मर गए, तो एक सवालिया निशान खड़ा करता रहेगा हमारी न्यायपालिका के ऊपर। दिल्ली चुनाव पर आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और ये चुनाव हम पहला ऐसा चुनाव देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी साइलेंट ही समझिए, क्योंकि आप कितने भी चुनाव उठाकर पुराने देख लीजिए, अभी हरियाणा महाराष्ट्र का देख लीजिए, लोकसभा को उठा लीजिए, उनकी सूची सबसे पहले आती है, बीजेपी फर्स्ट, है ना, लिस्ट पहले आ जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी फर्स्ट, सबसे पहले ऐलान कर दिया, वो भी 70 सीटों पर। इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, जल्दबाजी नहीं, हम तो बिल्कुल वेल इन टाइम है। जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे हमने किया है। वो जरूर लेट है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हर चुनाव में जो हाल कांग्रेस का होता है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में, वो हाल इस बार बीजेपी का भी होने वाला है। उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का पूरा अंदेशा है। मैं तो अपनी सीट के बारे में ज्यादा जानता हूँ। यहाँ से जो उम्मीदवार 3 बार मेरे सामने लड़े, 3 बार हारे, वो उन्होंने पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो 7 वाली विधानसभा में अपने पोस्टर लगा के वहां कैंपेन करना शुरू कर दिया। अब उन्हें, मेरे को लग रहा है, वहां से भी मना हो गया, तो फिर वो यहाँ भी पोस्टर लगाते हैं, वहां भी पोस्टर लगाते हैं। तो कंफ्यूजन है, उम्मीदवार से लेकर पार्टी तक हर जगह कंफ्यूजन है। और एक्चुअली इनको मालूम है कि दिल्ली के लोग इनके साथ नहीं है। अब इनका ध्यान उम्मीदवारों पर तो मेरे को मालूम नहीं कितना है,
इनका ध्यान षड्यंत्रों पे ज्यादा है। आपने देखा पिछले दिनों में कैसे इन्होंने दिल्ली वालों के वोट कटवाए। मेरी विधानसभा में मैंने जब वो लिस्ट देखी तो उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया गया भी जहां से आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट पड़ते हैं, वहां पर लोगों को टारगेट कर करके उनकी वोट कटवाई गई। खैर हमने वो सारी वोटें जलवाई, इसी बहाने हमने पूरा उसको एक ड्राइव बना के लोगों तक पहुंचे। और ये चुनाव जीतने का इनको जहां समझ नहीं आता ना, मुझे लगता है हमने हरियाणा चुनाव भी देखा, वहां तो बीजेपी वाले खुद नहीं मानते थे वो जीत जाएंगे, तो फिर ये चुनाव लूटने का षड्यंत्र शुरू करते हैं। पर दिल्ली में हमें हमारे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब ने इनको पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया और उस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। हमने वोटर को जागरूक कर दिया। अब ये पूरी तरह, चाहे किसी न्यूज चैनल का सर्वे हो, चाहे हमारी पार्टी का सर्वे हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का सर्वे हो, ग्राउंड रियलिटी उसमें सामने आई जाती है। और इनको मालूम है दिल्ली विधानसभा चुनाव ये फिर से बुरी तरह हार रहे हैं। एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई है महिलाओं के लिए, महिला सम्मान योजना, 2100 की राशि है उसमें। बड़ी चर्चा हुई, अभी आपके कार्यालय पर भी हम काफी भीड़ देख रहे थे और कई जगह हमने देखा है, कई विधानसभाओं में हम गए अलग अलग। तो जिस तरीके से ये ऐलान किया गया और ऐलान के बाद इसको मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी बता रही है, बाकी राजनीतिज्ञ भी इसको बता रहे हैं, तो जिस तरीके से अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा विज्ञापन जो निकला है, बीजेपी कैसे घेर रही है आप लोगों को, तो ये सब कैसे इससे निकलेंगे? अब देखिए, ओपोजिशन का तो काम है घेरना भाई, कुछ भी अच्छा हो। जब हमने दिल्ली के स्कूल बनाने की बात की थी तो तब भी हमें घेर रहे थे भी एजुकेशन पे इतना बजट क्यों दे रहे हो, है ना। तो ये तो किसी चीज पे भी घेरेंगे। बात रहती कि आपकी बात की कितनी क्रेडिबिलिटी है, आपकी बात पे लोग कितना विश्वास करते हैं। बीजेपी वालों में दम है तो ये कैंप लगा लें और बोले जी मोदी जी ने बोला 15-15 लाख जो बोले थे मैंने वो मिल रहे हैं। एक आदमी इनके कैंप पे आ जाए तो बता देना। ये अरविंद केजरीवाल जी की बात का जलवा है, उनकी बात पे लोग कितना विश्वास करते हैं कि जगह जगह कैंप लगे और हर कैंप पे लोग टूट के पड़ रहे हैं जी मेरा कार्ड पहले बनाओ, मेरा कार्ड पहले बनाओ। ये विश्वास है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बात के ऊपर। और लोगों को मालूम है ये जो कहते हैं वो करके देते हैं। आज दिल्ली के जैसे मैंने बताया, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बसों में फ्री कैमरे, फ्री किराए, सीसीटीवी कैमरे, ये शानदार फ्लाईओवर, जितनी चीजें हमने बोली हमने उससे ज्यादा डिलीवर किया। और ये इसी चीज से विश्वास बनता है कि मैंने आपको कुछ कहा और मैंने वो कर दिया, उससे ज्यादा कर दिया, तो आपका विश्वास बन जाएगा। और मैंने कुछ कहा और चुनाव के बाद मैंने बोल दिया जी नहीं जी ये तो जुमला था जी, चुनाव के लिए कुछ भी कहना पड़ जाता है, तो लोगों का विश्वास नहीं बनेगा। तो बीजेपी के पास सिर्फ नफरत है, लोगों में करवाने के लिए झगड़े हैं और झूठे जुमले हैं। आम आदमी पार्टी के पास अपनी परफॉर्मेंस है, अपने काम दिखा के आम आदमी पार्टी वोट लेती है और लोगों को यही चाहिए। आप एक चीज देखिए, सिर्फ दिल्ली है पूरे भारत के अंदर जहां बिजली के बिल जीरो आते हैं, पानी का बिल नहीं लगता। देश की राजधानी, हालांकि महंगाई होनी चाहिए यहाँ पर, इतनी डेवलप सिटी है, सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम शानदार है ना, कैमरे सरकार लगा के देती है, गेट सरकार लगा के देती है, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी ईमानदारी की ताकत आप देखना, पूरे देश के इतने राज्यों में से इकलौती दिल्ली है जिसका बजट प्रॉफिट में है। ये हम नहीं कह रहे, सीएजी कहती है। और जो फायदे में, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कोई इस तरीके की सुविधा नहीं दे रही, सब कर्जा लेके नुकसान में है। और दिल्ली सरकार, क्योंकि ये पढ़े लिखे ईमानदारी से काम करने वाले मुख्यमंत्री और उनकी टीम का सबसे बड़ी ये काबिलियत का प्रमाण है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी पूरे भारत में सिर्फ दिल्ली सरकार है जो फायदे में और सारी सरकारें घाटे में। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा नहीं है, बिन दूल्हे की बारात है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस चीज का जिक्र करते हैं। वो दूल्हा हमने जहां तक देखा है ज्यादातर राज्यों में बनाते नहीं है, वो बाद में तय करते हैं, क्योंकि पहला उनका चुनाव होता है प्रधानमंत्री के चेहरे पर। तो आपको नहीं लग रहा है दूल्हे की उन्हें जरूरत ही नहीं है? नहीं, आप दिल्ली का ट्रैक उठाएं, दिल्ली को बाकी राज्यों से आप कंपेयर ना करें। दिल्ली में एक नई किस्म की राजनीति का उदय हुआ है और उससे लोग इतने ज्यादा खुश हैं ना। बाकी राज्यों में तो देखो, अभी हमारी पार्टी को इस 26 नवंबर को बने सिर्फ 12 साल हुए हैं जी। अभी हमने बाकी राज्यों में जाना है, जब वहां जाएंगे तो वहां भी इनका ऐसी सुपड़ा साफ होगा। लोगों को क्या चाहिए, आप उस चीज पे थोड़ा देखें। लोगों को काम चाहिए सिर्फ अपनी सरकारों से। सरकारों का काम आपस में झगड़े करवाना नहीं है, सरकारों का काम लोगों के दिल में भय पैदा करना नहीं है, सरकारों को काम लोगों के दिल से भय निकाल के शासन, एक अच्छी कानून व्यवस्था देने का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया है, आज पूरा देश चाहता है कि हर स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, पर हमें समय लगेगा पहुंचते पहुंचते। अभी सिर्फ 12 सालों के अंदर हमारी 2 राज्यों में सरकार है, हमारी लोकसभा के अंदर हाजिरी है, हमारी राज्यसभा के अंदर हाजिरी है, बेसाब मेयर हमारे पास हैं, बेसाब निगम पार्षद हमारे पास हैं, है ना। तो नेशनल पार्टी हम बन चुके हैं।
तो जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हर राज्य के अंदर जाके जहां भी हम तरीके से चुनाव लड़ेंगे, यही हाल बाकी पार्टियों का होगा कि लोगों को काम चाहिए। लोग ये स्पष्टता से बताएंगे इस चीज को। आप नेताओं की जब गिरफ्तारी हुई थी तब बड़ी चर्चाएं चली थी कि पार्टी का क्या होगा, कुछ नेता टूट जाएंगे। ये भी चर्चा चल रही थी कुछ पर कुछ दबाव में जाएंगे, कुछ अपनी मर्जी से निकल लेंगे। भाई जब राष्ट्रीय कन्वेवरी जेल में है तो फिर क्या ही होने वाला है। क्या प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते आप पर भी कोई दबाव था किसी प्रकार का कि नहीं भैया पार्टी का क्या होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है? क्योंकि बहुत ही गिने चुने कम नेता बचे थे जो पार्टी को कह सकते हैं बचाने में कामयाब रहे, बाकी सब जेल में ही थे। देखिए, हमें इस दबाव की 2013 में आदत पड़ गई थी। आप अंदाजा लगाइए, जब 2013 में 28 विधायक आए थे, इनको सिर्फ कुछ विधायकों की कमी पड़ रही थी, तो उस समय कितना इन्होंने दबाव और क्या क्या हथकंडे अपनाए होंगे। पर अरविंद केजरीवाल जी के जो सिपाही हैं, उन्होंने सबको सिखा रखा है भाई कि हमने डरना नहीं है, हमने डराना भी नहीं है, हमने झुकना नहीं है, हमने झुकाना भी नहीं है। और ये षड्यंत्र खास तौर से पंजाब चुनाव जीतने के बाद भाई इन्होंने देखा भी दिल्ली से अब ये पार्टी का दायरा बढ़ रहा है, और पंजाब में जो भाजपा का हाल आम आदमी पार्टी ने किया, 117 में से 2 सीटें, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती ना। आप एक तरफ नारे लगा रहे हैं जी भाजपा तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का एक स्टेट में ये हाल होता है कि एक नई पार्टी 117 में से उनको 2 पे लाके खड़ा कर देती है। तो उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र प्लान किया पूरा कि अब इस पार्टी को खत्म करना है। इन्होंने हमारे सत्येंद्र जैन जी जो मंत्री होते थे उनको गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया साहब जिन्होंने इतने शानदार स्कूल बनाए उनको गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। फिर भी इनको लगा भी चले जा रहा है, इन्होंने उठा के केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। भी अब तो सारा तितर बितर हो ही जाएगा। पर कहते हैं सच के साथ परमेश्वर खुद होता है, उसका प्रमाण सबने देखा। इनको लगा था हम जेल में बिठा के इनको तोड़ देंगे, डरा लेंगे, पर एक भी हमारा नेता इनसे हिल नहीं पाया। इनका तभी हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हर दिन हमें और ज्यादा प्रोत्साहित मोटिवेट करता है हमारे लीडर्स का जज्बा कि इतना समय जेल में रहने के बाद भी, इतनी शिद्दत सहन करने के बाद भी वो अपने मकसद से हिले नहीं। और दिल्ली भी इन चीजों को देख रही है। दिल्ली ये कंपैरिजन भी देख रही है कि जो नेता तो भाजपा में शामिल हो जाए, वो चाहे अजीत पवार हो जिसको मोदी जी चंद रोज पहले गालियां दे रहे होते थे भी इसको मैं जेल में चक्की पिसवाऊंगा, भाजपा में आते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनके घर कोई ईडी नहीं जाती, उनकी ईडी फाइलें खो देती है, और जहां 1 रुपए का भी दोष साबित नहीं हुआ उनको आप इतना इतना टाइम जेल में रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका षड्यंत्र था पूरी तरह से फेल हो चुका है, और उस षड्यंत्र का बदला भी दिल्ली के लोग इस आने वाले चुनाव में भाजपा को हरा कर देंगे। आपकी चर्चा पार्टी में एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी जानी जाती है, क्योंकि पंजाब के आप आम आदमी पार्टी प्रभारी भी हैं और अभी नगर निगम चुनाव में शानदार जीत मिली है आपको। तो क्या उस जीत में स्ट्रेटजी सरदार जनरल सिंह की भी थी? ये टीम वर्क होता है इसमें। मतलब हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में पूरी टीम काम करती है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, और इसका श्रेय उस टीम को और हमारे संयोजक को ही जाता है। आखिरी 2 सवाल, तिलक नगर विधानसभा से आप कितने मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार 70 में कितनी सीटें पाने जा रही है? मुझे इस चीज का बड़ा पक्का विश्वास है कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर, जो लगभग 30,000 वोटों का था, उससे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। और दिल्ली में जो हाल पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस का हो रहा है, लगभग वैसा ही हाल बीजेपी का भी होगा। आम आदमी पार्टी लगभग 70 की 70 सीटें जीतेगी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ थे सरदार जनरल सिंह, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, उन्होंने क्या काम किए, और वो काम की राजनीति को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे तमाम इंटरव्यूज, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।